जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे। भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, इसमें आज हमें स्वराज पार्टी का गठन और इसके आगे की 2-3 क्लासेस करनी है, 2-3 चैप्टर करने हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, इसकी वजह से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ये वाला। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो कौन सा इसमें से सही होगा? आंसर सही है बी, 1 और 2। देख लेते हैं। 1, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो कुछ न कुछ करना चाहिए था रचनात्मक कार्य, जिससे लगे कि हाँ, हम अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं। और दूसरा यह भी कि हम प्रवेश कर उन्हें काम ना करने देने के लिए बाध्य करेंगे, कि हम वहां व्यवधान उत्पन्न करते रहेंगे जिससे वह काम न कर पाए। ये 2 मेन कारण थे और दूसरा वाला ज्यादा मेन कारण था। इम्पोर्टेंट है, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था। 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया, ये भी ध्यान रखिएगा। कब भाग नहीं लिया? 1920 के चुनावों में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने एक विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने कांग्रेस के विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। कई लोग इसके पक्ष में थे, कई लोग इसके विरुद्ध में थे, कि गांधी जी कहते थे अगर तुम सरकार के अंदर चले गए या विधानमंडल में चले गए तो आप पद से भ्रमित हो जाओगे। और सीआर दास मोतीलाल नेहरू कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, हम वहां जाकर चीजें और ज्यादा उनको व्यवधान उत्पन्न करेंगे। सीआर दास इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे देते हैं और स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। मोतीलाल नेहरू सचिव बनते हैं और सीआर दास उसके अध्यक्ष बनते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो सीआर दास ने इस्तीफा दिया था। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। ठीक है, सीआर दास इसके अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू जी महासचिव बनते हैं या महामंत्री बनते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, स्वराज दल की असफलता के बाद हुई, किसकी असफलता के बाद हुई? तो असहयोग आंदोलन। वही क्वेश्चन रिपीट। स्वराज पार्टी को संस्थापित किसने किया था? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। छठा, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सीआर दास व मोतीलाल नेहरू जी ने। 7, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो कहाँ है, इसमें तो कोई आंसर सही नहीं लग रहा। सीआर दास को ही चित्तरंजन दास कहते हैं। सीआर दास, चित्तरंजन दास। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो सीआर दास संबंधित थे, मोतीलाल नेहरू। 2 और 4 आंसर सही होना चाहिए। 2 और 4 डी में है। 9 नंबर क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू सीआर दास द्वारा 1923 में गठित कौन सी पार्टी थी? तो स्वराज पार्टी थी। 10 नंबर क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन व्यक्ति ऐसा था जो दल में नहीं था? मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो चित्तरंजन दास जी का नाम आप जानते हैं, बाकी श्रीनिवास अयंगर और विठल भाई पटेल भी थे। श्री राजगोपालाचारी जो थे वह इसके नेता नहीं थे। ठीक है।
इंपॉर्टेंट चीजें हैं। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। एनसी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। ठीक है। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। बहुत बड़ी ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी स्वराजियों की, स्वराज पार्टी के लोगों की, कि विट्ठल भाई पटेल जी को केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुन लिया गया था। 11 नंबर, निम्न में कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे संबंधित, बाकी सब संबंधित थे। केलकर साहब भी संबंधित थे। ठीक है। 12 बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में जो दल था वो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार वाले बिहार का क्वेश्चन पूछते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। तो लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, स्वराज दल की स्थापना। तो लखनऊ समझौता सबसे पहले हुआ, इसको काट दो। स्वराज दल की स्थापना सबसे बाद को हुई, तो इसको काट दो। जलियांवाला बाग पहले हुआ, 3 और 4 यानी सी वाला इसका आंसर होना चाहिए। हाँ, सी इसका आंसर सही है। ठीक है। 1916 लखनऊ समझौता, 1919 जलियांवाला हत्याकांड, 1920 गंगाधर बाल तिलक की मृत्यु और स्वराज दल 1923। 14 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधान सभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो एम ए जिन्ना थे। जिन्ना ने कई जगह पर पहले समर्थन दिया था चीजों में, लेकिन बाद को उनकी विचारधारा अलग हो गई। ठीक है। तो 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 104 निर्वाचित सीटों में 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। बड़ी जीत थी उस समय। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत भी मिला था। अब की बार बनेगा तो यहां से स्टेटमेंट बन सकता है। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में भी उभरे। बंबई प्रांत और संयुक्त प्रांत में भी अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण खास सफलता नहीं मिली। ठीक है। जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध था? चित्तरंजन दास जी ही थे, सीआर दास, जो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। इंग्लैंड से वकालत की, बैरिस्टर बने। ठीक है। अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव कर रहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन किसके बचाव में था। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, किसने किसकी वकालत की थी, किसने किसका केस लड़ा था। अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना इनकी बड़ी सफलता थी। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये हाईलाइटेड पॉइंट याद रखिएगा। 16 कौन थे? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास या सी आर दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो सी आर दास। सी आर दास प्रोमिनेंट लीडर थे। ठीक है। केवल वर्गों के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए हो, ऐसा कहते थे। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी बनाई? तो वही बनाई इंडियन लिबरल फाउंडेशन। इंडियन लिबरल फेडरेशन। ये स्वराज पार्टी नहीं बनाई थी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप सूरत विघटन के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नरमपंथी नेताओं ने एक अलग अखिल भारतीय उदारवादी संघ या इंडियन लिबरल फाउंडेशन, इसके नेतृत्व में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है। 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन बनाई। अगस्त 1917 में भारत के राज्य सचिव थे मॉन्टेग्यू और यहाँ के वाइसराय थे चेम्स। ठीक है। और कुछ इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। 19
निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? कौन कौन से लोग थे वह? दो और चार, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू जी थे। क्या नाम लिखा? 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय मोतीलाल नेहरू ने लिया। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे, यह भी याद रखिएगा। 1916 में बीएचयू की स्थापना की, यह भी याद रखिएगा। किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने। मोतीलाल नेहरू ने सी आर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी, ये हम पढ़ के आए हैं। इंडिपेंडेंट पार्टी तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, 16 दिसंबर 1922। 20 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष वल्लभ भाई जी पटेल? नहीं, विट्ठल भाई जी पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई जी पटेल। 1925 डेट भी याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा, ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। ये स्टेटमेंट नहीं आया है, आ सकता है अगली बार अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना तो। 21 वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो विट्ठल भाई पटेल। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव का अध्यक्ष किसे चुना गया? विट्ठल भाई पटेल। देखो आरओ 2016 में पूछा गया। चलिए अब साइमन कमीशन के भी क्वेश्चन है तो 4-10 कर लेते हैं। नंबर 1, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1927। कितनी बार आया था? सॉरी 1928, 2 बार आया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कितनी बार भारत आया साइमन कमीशन? 2 बार आया। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन करना था। उससे पहले ही कर दिया क्योंकि सरकार बदलने वाली थी, चुनाव होने वाले थे, इसलिए उन्होंने पहले ही कर दिया। वह सब जरूरी नहीं है। क्यों बना था साइमन कमीशन, ये जरूरी है। तो संवैधानिक आयोग समीक्षा करने के लिए जो 10 वर्ष पूर्व मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे उसके लिए। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व ही इसकी नियुक्ति कर दी थी। कुल 7 सदस्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा। सभी सदस्य अंग्रेज थे। श्वेत कमीशन कहा था, बहिष्कार विरोध किया 3 फरवरी 1928 को ये बंबई पहुंचा था। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए हुआ बस। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। नियुक्त कब किया गया? 1927 में। आया कब? 1928 में, 1 साल बाद आया। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया? अभी हम पहले देख कर आए, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार की वजह से। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। यही 2-4 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमर, मेजर एटली, स्टीफन वॉल्स या विस्काउंट बर्नहाप? सर जॉन साइमन जे थे उदारवादी दल से। ठीक है, ठीक है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के थे, इतना याद कर लो बहुत। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये सुझाव दिया था इरविन ने। इरविन के सुझाव की वजह से भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। और कुछ है इसमें इम्पोर्टेंट? नहीं। 1928 में भारत आया था, ये याद कर लो, बाकी आगे आएगा अभी। नीचे 2 कथन कारण दिए गए हैं। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, यस। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, यस, इसीलिए किया था। कथन कारण दोनों सही है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन के संबंध में सही है? उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, यस, क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, यस। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो इसमें सभी सही लग रहे हैं, उपयुक्त सभी। और इसमें कुछ है नहीं। साइमन वापस जाओ, गो बैक, ये सब ठीक है।
साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही पूछा गया है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा स्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति दी कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन भत्ता अधिक होगा। तो ये वाला ही सही है, बाकी कोई लेना देना नहीं था। इसने कहा प्रांत में उत्तरदायी सरकार का गठन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे थे कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार हो और प्रांत में तो हो ही, लेकिन इसने कहा केंद्र में अभी मत करो वरना समस्या आ जाएगी। 2023 का आरओ का क्वेश्चन है, ताजा ताजा। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया, यस मैंने बोला अभी। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। तो यहाँ पे 1929 ना होकर 28 है, या 30 ना होकर कितना है 29 है, तो 28-29 था ना कि 29-30। तो यहाँ लिखा भी है 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक। 12 लाला लाजपत राय घायल हुए थे, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज की वजह से। ए इसका सही आंसर होगा। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू जी इसका विरोध कर रहे थे, ये भी आगे आ ही जाएगा क्वेश्चन। मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था, और सच में उनकी बात सही थी। 30 नंबर, पंजाब केसरी की उपाधि किसे मिली थी? तो लाला लाजपत राय जी को मिली थी। इन्होंने मैगजीनी और कई पुस्तकें भी लिखी हैं, इनके गुरु भी थे। हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ये पहली क्लास नहीं है। अगर आप नए हैं शुरुआत से देखिए, क्योंकि शुरुआत से शुरू करेंगे तभी मजा आएगा। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया। कारण था साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो ये देखो कितना फंसाने वाला क्वेश्चन, जे नेहरू, बीएल नेहरू, आर के नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तो क्या आ रहा है एमएल, एमएल मतलब यहाँ। तो साफ साफ आराम से करना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। 9 मुस्लिम, सैयद अली इमाम और शोएब कुरैशी सहित कुल 9 लोग थे इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के डोमिनियन संविधान का खाका था, ठीक है। 16, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो ये मांग सर तेज बहादुर सप्रू जयकर ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडियन हिस्ट्री की ओर से देखे तो। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। इस प्रश्न में उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत का नाम दिया गया था, इससे संबंधित नहीं थे, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल थे, ठीक है। चलिए 17, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस अनुशंसा की गई? पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी नाराज हो गए थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बाकी दोनों सही थे, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षण और भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार, ये दोनों सही थे। तो कह दिया गया था कि डोमिनियन स्टेटस अभी बात कर लेते हैं, अगर एक साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर लेंगे। और आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ, और 1930 26 जनवरी रावी नदी के किनारे हमने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी वजह से हमारा जो गणतंत्र दिवस है वह 26 जनवरी को मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, जिन्होंने पहले पढ़ रखा उन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। आप अगर नए हैं तो थोड़ा सा पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन और थोड़ा सा रिवीजन सेशन है। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव। तो 2 लोग थे वही जो मैंने अभी नाम बताया था, जो डोमिनियन स्टेटस से खुश नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की
बात ये कह रहे थे, तो गांधी जी, मोतीलाल नेहरू सभी बड़े वरिष्ठ लोगों ने कहा कि ठीक है, हम 1 साल तक का समय देते हैं ब्रिटिशर्स को कि आप अगर डोमिनियन स्टेटस दे देते हो तो ठीक, वरना हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और सबको पता था कि वो डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे और हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी ही पड़ेगी। 19 नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया। इसका विषय क्या था? तो पहली बात तो मोतीलाल नेहरू, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। विषय क्या था? विषय यही था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था, मतलब वो लोग कह रहे थे कि तुम नहीं बना पाओगे, तुम्हें अगर इतना कूद रहे हो ना तो बना के दिखाओ। तो हमने बना के दिखाया कि देखो ये है, ठीक है। फिर उन्हें लगा कि यार गलत बयाना ले लिया, हमारे तरफ कहा जाता है गलत बयाना ले लिया, मतलब गलत बात बोल दी, ये लोग तो बना के ले आए, ठीक है। इसलिए नेहरू रिपोर्ट कही जाती है। फिर जिन्ना ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिन्ना खुश नहीं थे, वह कह रहे थे नहीं, तो वह सब चीजें आपने पढ़ी ही होंगी। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? यही मैं जो बोल रहा था 1929 में। क्यों? क्योंकि 1928 में हमारी नेहरू रिपोर्ट आती है और 1928 में रिपोर्ट आई तो खुश नहीं थे जिन्ना, तो उन्होंने 1929 में अपनी 14 सूत्री प्रस्ताव दे दिया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ये 1929 में लेकर आए। 21 कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, इसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में थी। और नेहरू रिपोर्ट के मेनली विरोध में नहीं थी, वह एक पॉइंट के विरोध में थी कि आप डोमिनियन स्टेटस की बात ना करके पूर्ण स्वराज की मांग करें। हालांकि कहा तो यही जाएगा ना, नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में थी। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सर्वदलीय बैठक के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर एम ए अंसारी थे। तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड, इस वर्ड से क्यों लिख देते हो भाई? अब हम स्वतंत्र हैं, मत बुलाओ उस नाम से। बर्किनहेड द्वारा भारतीयों को दी गई चुनौती के प्रत्युत्तर में कांग्रेस द्वारा डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। उद्देश्य क्या था? एक आम सहमति वाले संविधान का मसौदा तैयार करना। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसके अगस्त 1928 में रिपोर्ट दी गई। अब हम कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मजहरूल हक, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान या अबुल कलाम आजाद? तो मौलाना हसरत मोहानी थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लीडर हैं। वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया, स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त करके संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। कहा 1921 में जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष सी आर दास जी को चुना गया, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान, ठीक है। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य रखा? तो हसरत मोहानी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान। थर्ड क्वेश्चन, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929, हमने बताया लाहौर अधिवेशन था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित हुआ। मध्य रात्रि में घंटा बजा 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अध्यक्ष ने रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। 2 जनवरी 1930 अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कौन सा? 26